ये पूरी कहानी है, कोई सारांश नहीं, कोई हाईलाइट रील नहीं। यह उस साधारण आदमी की संपूर्ण कथा है, एक शांत, भुलाने योग्य ऑफिस कर्मचारी जिसके पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी, कोई गुप्त वंश नहीं, कोई छिपी हुई शक्ति नहीं, जो प्रलय में पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। इसलिए नहीं कि उसे चुना गया था, इसलिए नहीं कि वह बलवान था, बल्कि इसलिए कि उसने वह किया था जो ग्रह पर किसी और ने नहीं किया था। उसने वह उपन्यास पढ़ा था। किम दोकजा ने अपने जीवन के 13 साल 3 Ways to Survive in a Ruined World नामक एक वेब नॉवल के एकमात्र पाठक के रूप में बिताए। 551 अध्याय, हजारों पन्ने, एक ऐसी कहानी जो इतनी लंबी और इतनी अज्ञात थी कि उसका लेखक वस्तुतः एक ही पाठक के लिए लिख रहा था। और जब वह उपन्यास कल्पना नहीं रहा, जब उसके पन्नों में वर्णित घटनाएं असली दुनिया में, असली समय में, असली लोगों के साथ घटने लगीं, किम दोकजा ही एकमात्र जीवित मनुष्य बन गया जिसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह है ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, और अगले आधे घंटे में मैं आपको पहले 100 अध्यायों के हर बड़े आर्क से होकर ले जाऊंगा। उस क्षण से जब सबवे ट्रेन में दुनिया खत्म होती है, उस क्षण तक जब किम दोकजा पाठक होना बंद कर देता है और कुछ ऐसा बनने लगता है जिसकी कहानी ने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी। अगर आपने ORV की हमारी मानक कवरेज देखी है तो इसे डायरेक्टर्स कट समझिए। हर आर्क, हर किरदार, हर मोड़। आइए शुरू करते हैं। आगे जो होता है उसे समझने के लिए पहले आपको उस आदमी को समझना होगा जो इसके केंद्र में है। किम दोकजा 30 साल का था। वह एक कंपनी में काम करता था, सबवे से सफर करता था। उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था, कोई प्रेम संबंध नहीं, कोई शौक नहीं जिसका नाम उसके आसपास का कोई व्यक्ति बता सके। वह उस तरह का इंसान था जो स्थान घेरता है पर उसे हिलाता नहीं, दुनिया में मौजूद पर उस पर कोई छाप छोड़े बिना। अगर वह गायब हो जाता तो खाई कुछ ही दिनों में भर जाती। जो उसके पास था, एकमात्र चीज जो उसके जीवन को बनावट देती थी, वह एक वेब नॉवल था। 3 Ways to Survive in a Ruined World। एक ऐसे लेखक ने लिखा था जो छद्म नाम से पोस्ट करता था। इसका प्रकाशन एक दशक से अधिक पहले शुरू हुआ था और वेब फिक्शन के मानकों के हिसाब से यह एक महाकाव्य था। सैकड़ों अध्यायों में यू जुंग ह्युक नाम के एक आदमी की कहानी, जो असाधारण क्षमता, निर्मम निर्णय शक्ति और रिग्रेशन नामक शक्ति के संयोजन से एक प्रलय में बच गया था। जुंग ह्युक रीसेट हो सकता था। जब वह मरता तो शुरुआत में लौट आता, अपने पिछले जीवन का ज्ञान साथ लेकर। वह बार बार प्रलय में जीता, हर दोहराव अपने तरीके को निखारता, अपनी रणनीति को धार देता, हर चक्र के साथ अपनी मनुष्यता का थोड़ा और हिस्सा घिस देता। यह कोई लोकप्रिय उपन्यास नहीं था, लेखन घना था, आर्क लंबे थे, नायक जानबूझकर पसंद किए जाने में मुश्किल था, ठंडा, हिंसक, किसी को भी त्यागने को तैयार जो रफ्तार न रख सके। पाठक दर्जनों में, फिर सैकड़ों में, फिर हजारों में छूट गए। प्रकाशन के अंतिम वर्षों तक कमेंट सेक्शन खाली था, व्यू काउंट नगण्य थे। लेखक एक शून्य में लिख रहा था, सिवाय दोकजा के। दोकजा रुका रहा, इसलिए नहीं कि उपन्यास आसान था और इसलिए नहीं कि उसके पास और विकल्प नहीं थे। वह रुका इसलिए कि वह उपन्यास ही एकमात्र जगह थी जहां दुनिया उसे समझ में आती थी। परिदृश्यों के नियम थे, किरदारों के आर्क थे, पीड़ा का ढांचा था। एक ऐसे जीवन में जो निराकार और निरुद्देश्य लगता था, उपन्यास ने उसे एक कथा दी जिसका वह अनुसरण कर सके, और उसने उसका अनुसरण किसी ऐसे व्यक्ति की भक्ति से किया जिसके पास और कुछ नहीं था। वह कमेंट छोड़ता हर अध्याय पर, तब भी जब कोई और नहीं पढ़ रहा था, तब भी जब लेखक ने कभी जवाब नहीं दिया। वह अपनी प्रतिक्रियाएं एक शून्य में टाइप करता, क्योंकि कहानी से जुड़ने का कार्य उसके लिए संबंध के सबसे करीब की चीज थी। 13 साल, 551 अध्याय, और फिर जिस दिन उपन्यास ने अपना अंतिम अध्याय पोस्ट किया, जिस दिन कहानी समाप्त हुई, कहानी असली हो गई। यह सबवे पर शुरू होती है। दोकजा अपने फोन पर अंतिम अध्याय पढ़ रहा है जब ट्रेन कांपती है, बत्तियां झपकती हैं, खिड़कियों के बाहर आसमान बदलता है, नाटकीय रूप से नहीं, आग या अंधेरे के साथ नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म गलतपन के साथ जो मन के नाम देने से पहले शरीर में दर्ज होता है। वास्तविकता के बारे में कुछ मौलिक बदल गया है। और फिर घोषणा, एक आवाज, सपाट, यांत्रिक, न पुरुष न स्त्री, ट्रेन के हर व्यक्ति के सिर के अंदर बोलती है। वह खुद को द स्टार स्ट्रीम के रूप में पेश करती है। वह घोषणा करती है कि फर्स्ट सिनारियो शुरू हो गया है। नियम सरल हैं, बचो। मानक विशिष्ट हैं, उन राक्षसों को मारो जो अभी प्रकट होंगे या उनसे मारे जाओ।
भागीदारी अनिवार्य है, न भाग लेने की सजा मृत्यु है। यात्री वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसे मनुष्य प्रतिक्रिया करते हैं। चीख, इनकार, एक ऐसी आवाज से सौदेबाजी जो बातचीत नहीं करती। कुछ जम जाते हैं, कुछ हथियार पकड़ लेते हैं, छाते, बैग, कुछ भी। कुछ एक दूसरे पर पलट जाते हैं, जैसे खतरे को किसी परिचित चीज के विरुद्ध हिंसा के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जा सकता हो। किम दोगजा खड़ा होता है, वह डब्बे के बीच में जाता है और एक ऐसी शांति के साथ जो उसके आसपास के लोगों को राक्षसों से अधिक डराती है, वह निर्देश देना शुरू करता है। वह यह सिनारियो जानता है, उसने यह अध्याय पढ़ा है। पहले सबवे सिनारियो के राक्षस निचले स्तर के हैं, अप्रस्तुत नागरिकों के लिए खतरनाक पर प्रबंधनीय, अगर आप उनके आक्रमण पैटर्न और उनकी कमजोरियों को समझते हैं। दोगजा दोनों समझता है क्योंकि उपन्यास ने इस सिनारियो का विस्तार से वर्णन किया था। वह जानता है कि कौन से हथियार प्रभावी हैं, वह स्पॉन का समय जानता है, वह छिपी हुई शर्त जानता है, सिनारियो के भीतर दफन गुप्त उद्देश्य जो अगर पूरा हो जाए तो एक महत्वपूर्ण इनाम देता है। वह बचे हुए लोगों को संगठित करता है, आकर्षण से नहीं। दोगजा आकर्षक नहीं है, अधिकार से नहीं, उसके पास कोई नहीं है। वह यह विशिष्टता से करता है। वह लोगों को बताता है कि बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल कब करना है, और वह इतनी ठीक तरह से सही है कि आज्ञा पालन सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता बन जाता है। सिनारियो पूरा होता है। बचे हुए लोग स्तब्ध, खून से सने, जो हुआ उसे समझने के लिए संघर्ष करते हुए उस शांत आदमी को देखते हैं जिसने उन्हें इसमें से ले जाया, और स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं। उसे कैसे पता था? दोगजा जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब, मैंने इसके बारे में एक उपन्यास में पढ़ा था, पागलपन सुनाई देगा, और क्योंकि सच्चाई उससे कहीं अधिक जटिल है। उसने केवल इस सिनेरियो के बारे में नहीं पढ़ा, उसने हर सिनेरियो के बारे में पढ़ा है। वह पूरी कथा वस्तु जानता है, और वह जानता है कि सबवे केवल शुरुआत थी। और फिर दोगजा उससे मिलता है, यू जुंगह्युक, 3 Ways to Survive in a Ruined World का नायक, रिग्रेसर। वह आदमी जो पहले से इस प्रलय में जी चुका है, किसी उपन्यास में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से कई बार। वह सिनेरियोस के इस पुनरावृत्ति में है, शुरुआती घटनाओं में से किसी ऐसे व्यक्ति की भयावह सक्षमता से गुजर रहा है जिसने यह पहले किया है। उपन्यास में जुंगह्युक नायक था, सबसे शक्तिशाली मनुष्य, वह जो भारी कॉम्बैट क्षमता, रणनीतिक प्रतिभा और रिग्रेशन के संयोजन से हर सिनेरियो में बच गया, जो उसे अनंत प्रयास देती थी। बाद के आर्क्स तक वह बमुश्किल मनुष्य रह गया था। उसके बार बार के जीवनों ने सहानुभूति, संबंध और हर वह चीज छील दी थी जिसे जीवित रहने के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता था। वह सहयोगियों को त्याग देता जब वे उसे धीमा करते। वह खतरों को पूर्व निवारक रूप से मारता। वह प्रलय को एक हल किए जाने वाले सिस्टम के रूप में देखता और उसके भीतर हर मनुष्य को या तो एक उपकरण या एक बाधा के रूप में। दोगजा ये सब जानता है। उसने जुंगह्युक की कहानी का हर आर्क पढ़ा है। वह उस आदमी की कॉम्बैट तकनीकों, उसके रणनीतिक पैटर्न, उसकी छिपी हुई कमजोरियों को जानता है। वह उन क्षणों को जानता है जहां जुंगह्युक हिचकिचाया था, उन लोगों को जो उसे महत्वपूर्ण थे, उन विशिष्ट विफलताओं को जो उसे रिग्रेशंस भर सताती थीं। जुंगह्युक से व्यक्तिगत रूप से मिलना उससे बिल्कुल अलग है जो दोगजा ने अपेक्षित किया था। उपन्यास ने उसे ठंडा और कुशल बताया था। व्यक्ति में वह ये चीजें हैं, पर वह एक ऐसी तरह से उपस्थित भी है जिसे पाठ नहीं पहुंचा सकता था। उसका भार, सक्षमता के पीछे की थकान, जिस तरह उसकी आंखें हर कमरे को खतरों के लिए स्कैन करती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की यांत्रिक सटीकता के साथ जिसके लिए विश्राम एक भूली हुई अवधारणा है। दोगजा इस रिश्ते को एक ऐसी रणनीति से अपनाता है जो विशिष्ट रूप से उसकी अपनी है। वह यह प्रकट नहीं कर सकता कि उसने जुंगह्युक की कहानी पढ़ी है। रिग्रेसर या तो उस पर विश्वास नहीं करेगा या उसे एक खत्म किए जाने वाले खतरे के रूप में देखेगा। बजाय इसके दोगजा खुद को उपयोगी के रूप में स्थापित करता है। वह जानकारी देता है, सारी नहीं, बस इतनी कि मूल्य प्रदर्शित हो। वह ऐसी भविष्यवाणियां करता है जो सटीक साबित होती हैं। वह ऐसा रणनीतिक विश्लेषण देता है जिसे जुंगह्युक ठोस के रूप में पहचानता है, और जुंगह्युक कई रिग्रेशंस भर निखारी गई हर सहज प्रवृत्ति के बावजूद दोगजा को समझ नहीं पाता। यह साधारण आदमी, यह शारीरिक रूप से अनोखा न लगने वाला ऑफिस कर्मचारी, वह चीजें नहीं जाननी चाहिए जो वह जानता है। उसे सिनेरियो तंत्र की भविष्यवाणी सक्रिय होने से पहले नहीं करने में सक्षम होना चाहिए।
उसे जुंगयुक के अपने पैटर्न को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझना चाहिए कि उसके निर्णयों का अनुमान लगा सके। जुंगयुक दोग्जा पर भरोसा नहीं करता। भरोसा एक ऐसी मुद्रा है जिसे रिग्रेसर ने जीवन काल पहले खर्च करना बंद कर दिया था, पर वह उसका उपयोग करता है। और दोग्जा, जिसने इसकी अपेक्षा की थी, जिसने वे अध्याय पढ़े थे जहां जुंगयुक सहयोगियों का उपयोग करता और त्याग देता, खुद को उपयोग किए जाने देता है, क्योंकि नायक से निकटता उस क्षण के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति उपलब्ध है। उनके बीच की गतिशीलता पूरी कहानी की भावनात्मक रीढ़ है। एक पाठक जो एक किरदार के बारे में सब कुछ जानता है, एक किरदार जो समझ नहीं सकता कि यह अजनबी उसे कैसे भेद कर देख रहा है। एक तरफ समझ के बिना ज्ञान, दूसरी तरफ संबंध के बिना शक्ति। उन्हें एक दूसरे की जरूरत है ऐसे तरीकों से जिन्हें कहने को कोई तैयार नहीं, और कहानी सैकड़ों अध्याय इस बात की खोज में बिताएगी कि जब वे अंततः कहते हैं तो क्या होता है। सिनारियोस यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, ये नियोजित प्रदर्शन है जिन्हें द स्टार स्ट्रीम नामक एक सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाता है और कॉन्स्टेलेशंस नामक प्राणियों द्वारा देखा जाता है। कॉन्स्टेलेशंस सरलतम शब्दों में देवता हैं। हर पुराण, हर किंवदंती, हर धार्मिक परंपरा से खींची गई आकृतियां हो, दिव्य प्राणी जो मृत्युलोक से ऊपर एक तल पर मौजूद है और जो प्रलय सिनेरियोस को मनोरंजन के एक रूप के रूप में देखते हैं। वे देखते हैं, वे टिप्पणी करते हैं, वे शर्त लगाते हैं, वे व्यक्तिगत मनुष्यों को प्रायोजित करते हैं, उन्हें आकर्षक प्रदर्शन के बदले शक्ति प्रदान करते हैं। मुद्रा कॉइन्स है। कॉन्स्टेलेशंस उन मनुष्यों में कॉइन्स लगाते हैं जिन्हें वे दिलचस्प पाते हैं। मनुष्य द स्टार स्ट्रीम के दुकान सिस्टम से कौशल, वस्तुएं और जीवित रहने के लाभ खरीदने के लिए कॉइन्स का उपयोग करते हैं। पूरा प्रलय अपने संरचनात्मक मूल में एक मनोरंजन उद्योग है और अपने जीवन के लिए लड़ रहे मनुष्य कंटेंट है। मेटा टेक्सचुअल गूंज तत्काल और जानबूझकर है। द कॉन्स्टेलेशंस एक श्रोता है, मनुष्य किरदार हैं। द स्टार स्ट्रीम एक प्रकाशन मंच है और सिनेरियोस असली लोगों की पीड़ा द्वारा रियल टाइम में लिखी जा रही एक कहानी के अध्याय हैं। किम दोग्जा इस वास्तुकला को समझता है क्योंकि उपन्यास ने इसे समझाया था। वह प्रमुख कॉन्स्टेलेशंस को जानता है, उनके स्वभाव, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी प्रतिद्वंद्विताएं। वह जानता है कि कौन से उदार प्रायोजक हैं और कौन से दुखवादी पर्यवेक्षक हैं जो अपने चुने हुए मनुष्यों को विफल होते देखकर आनंदित होते हैं। वह द स्टार स्ट्रीम की अर्थव्यवस्था जानता है, कॉइन्स कैसे प्रवाहित होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स कैसे काम करते हैं, गलत प्रकार का ध्यान आकर्षित किए बिना ध्यान कैसे आकर्षित करे। वह जल्दी अपना कॉन्स्टेलेशन संरक्षक हासिल कर लेता है। संबंध लेन देन वाला है। द कॉन्स्टेलेशन शक्ति प्रदान करती है और दोग्जा देखने योग्य कथा प्रदान करता है, पर यह भी एक तरह से जिसे कहानी बढ़ती हुई सूक्ष्मता से तलाशती है। पाठक और किरदार के बीच एक उल्टा रिश्ता है। द कॉन्स्टेलेशन दोग्जा को उसी तरह देखती है जैसे दोग्जा ने कभी जुंगयुक को देखा था, दूर से, मोह के साथ, स्नेह और अनासक्ति के उस मिश्रण के साथ जो श्रोता काल्पनिक किरदारों के लिए महसूस करते हैं। विडंबना उत्कृष्ट और जानबूझकर है। दोग्जा ने 13 साल एक श्रोता के रूप में बिताए। अब वह प्रदर्शन है और जो देवता उसे देख रहे हैं वे हर मायने में वही कर रहे हैं जो उसने किया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ रहे हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते और उसके जीवित रहने में निवेशित हो रहे हैं। सिस्टम अपनी क्रूरता में सुंदर है। जिन मनुष्यों को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उन्हें कोई शक्ति नहीं मिलती। जिन मनुष्यों को कोई शक्ति नहीं मिलती, वे सिनारियोस पूरा नहीं कर सकते। जो मनुष्य सिनारियोस पूरा नहीं कर सकते, वे मर जाते हैं। द स्टार स्ट्रीम तमाशे की एक मेरिटोक्रेसी है। जीवन उन्हें दिया जाता है जो प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन का निर्णय उन प्राणियों द्वारा होता है जिनके मानक सहस्राब्दियों के पुराणों द्वारा आकार दिए गए हैं। देवता नायक चाहते हैं, वे खलनायक चाहते हैं, वे बलिदान और विजय और उस तरह की नाटकीय विडंबना चाहते हैं जो एक कहानी को बताने योग्य बनाती है। दोग्जा सहज ही समझता है कि द कॉन्स्टेलेशंस शक्ति का निर्णय नहीं कर रहे हैं, वे कथा की गुणवत्ता का निर्णय कर रहे हैं। एक मनुष्य जो असंभव परिस्थितियों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ता है, उस मनुष्य से अधिक दिलचस्प है जो आसानी से जीतता है। एक मनुष्य जो दर्दनाक बलिदान करता है, उससे अधिक आकर्षक है जो कुछ नहीं बलिदान करता। द स्टार स्ट्रीम शक्ति को पुरस्कृत नहीं करता, यह कहानी को पुरस्कृत करता है। सिनारियोस के आगे बढ़ने के साथ द कॉन्स्टेलेशन की राजनीति तीव्र होती जाती है।
प्रमुख पुराण आकृतियां कोरियाई, यूनानी, हिंदू, नॉर्स और चीनी परंपराओं से खींचे गए प्राणी मानव कथा पर प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ नायक चाहते हैं, कुछ खलनायक चाहते हैं, कुछ त्रासदियाओं चाहते हैं। हर कॉन्स्टलेशन की प्राथमिकता उन सिनेरियोस को आकार देती है जिन्हें वे प्रायोजित करते हैं। एक ऐसी दुनिया बनाते हुए जहां प्रलय केवल बचा नहीं जाता बल्कि निष्पादित किया जाता है और प्रदर्शन की गुणवत्ता तय करती है कि शक्ति किसे मिलती है और किसे कुछ नहीं। दोगजा इसे अपने उपन्यास ज्ञान और श्रोता क्या चाहते हैं इसकी अपनी मूल समझ के दोहरे लाभ के साथ नेविगेट करता है। वह जीवन भर एक श्रोता रहा है। वह कथात्मक संतुष्टि को सहज रूप से समझता है। बीट्स, रहस्योद्घाटन, तनाव और मुक्ति के क्षण जो दर्शक को बधाए रखते हैं। वह द कॉन्स्टलेशंस के लिए प्रदर्शन करता है, इसलिए नहीं कि उसे यह पसंद है बल्कि इसलिए कि उनका निवेश ही एकमात्र संसाधन है जो उसे जीवित रखता है। उपन्यास का नायक अकेला बचा था। यू जुंगह्युक अपने कई रिग्रेशंस के दौरान अपना दायरा छोटा और अपने लगाव शून्य रखता था। साथी अस्थायी थे, गठबंधन रणनीतिक थे। रिग्रेसर का प्रलय से लड़ने का दृष्टिकोण मौलिक रूप से एकाकी था। उसने बार बार के जीवन कालों के माध्यम से सीखा था कि लोगों की परवाह करना एक ऐसी अकुशलता है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। किम दोगजा अलग रास्ता लेता है, इसलिए नहीं कि वह जुंगह्युक से अधिक उदात्त है और इसलिए नहीं कि उपन्यास ने उसे एक बेहतर रणनीति सिखाई। वह अलग रास्ता लेता है क्योंकि वह एक अलग तरह का व्यक्ति है। वह एक पाठक है और पाठक किरदारों से लगाव बना लेते हैं। वे लोगों की जय जयकार करते हैं। जब किरदार मरते हैं तो वे शोक मनाते हैं। पढ़ने का पूरा अनुभव उन लोगों की परवाह करने का एक अभ्यास है जो असली नहीं है, सिवाय अब वे असली हैं। और दोगजा पाता है अपनी ही हैरानी के लिए कि पढ़ते समय उसने जो लगाव बनाए वे किरदारों के लोग बनने पर कम नहीं होते, वे तीव्र होते हैं। ली जिहिए पहली है। उपन्यास में वह जुंगह्युक की शिष्याओं में से एक थी, एक ढीठ प्रतिभाशाली तलवारबाज जो रिग्रेसर की पूजा करती थी और कई आर्क्स में उसके साथ लड़ी थी। दोगजा उसे जुंगह्युक से पहले ढूंढ निकालता है। वह उसकी संभावना को पहचानता है, अवलोकन से नहीं बल्कि उसका पूरा किरदार आर्क पढ़ा होने से। वह जानता है कि वह कैसी लड़ाकू बनेगी। वह जानता है कि वह किस वफादारी में सक्षम है और वह उसे भर्ती करता है, इसलिए नहीं कि उपन्यास उसे ऐसा कहता है बल्कि इसलिए कि वह उस व्यक्ति के मरने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके बारे में उसने सालों पढ़ा क्योंकि किसी ने समय रहते उसकी कीमत नहीं देखी। जुंग हिवोन अगली है, एक महिला जो उपन्यास में शुरुआती आर्क्स में एक छोटी किरदार थी, कोई जो प्रकट हुई, योगदान दिया और कथा से ओझल हो गई। दोगजा उसे एक बड़ी भूमिका देता है। वह उसके जीवन, उसकी वृद्धि, उसकी सक्षमता में निवेश करता है। वह उसे ऐसी चीजें सिखाता है जिन्हें सीखने का अवसर उपन्यास ने उसे कभी नहीं दिया। वह उसकी कहानी बदलता है, इसलिए नहीं कि कथानक मांग करता है बल्कि इसलिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति की परवाह करता है जिसे मूल लेखक ने विकसित करने योग्य नहीं समझा। यही ओआरवी कुछ असाधारण बन जाता है। दोगजा अब उपन्यास का अनुसरण नहीं कर रहा है, वह उसे संपादित कर रहा है। वह उन किरदारों को ले रहा है जिन्हें लेखक ने सीमित भूमिकाएं दी और उन्हें विस्तारित कर रहा है। वह उन नियतियों को फिर से लिख रहा है जो पाठ में सील थीं। वह कर रहा है जो हर भावुक पाठक ने कभी करना चाहा, कहानी के अंदर पहुंचकर उन लोगों को बचाना जिन्हें कहानी बलिदान करने को तैयार थी। पार्टी बढ़ती है। हर सदस्य कोई है जिसे दोगजा उपन्यास से जानता है। उनकी ताकतें, उनकी कमजोरियां, उनकी अंतिम नियतियां और हर भर्ती एक कथा के विरुद्ध विद्रोह का कार्य है जो इन लोगों को त्यागने योग्य मानती थी। दोगजा एक टीम नहीं बना रहा है, वह कहानी को उन लोगों को मारने नहीं देने पर अड्डा है जिनकी वह परवाह करता है। यू हान सुयुंग भी तस्वीर में आती है, एक महिला जिसका उपन्यास से संबंध उससे अधिक जटिल है जितना दोगजा शुरू में महसूस करता है और जिसकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा उसे एक अमूल्य सहयोगी और एक खतरनाक वाइल्ड कार्ड दोनों बनाती है। पार्टी आदर्शों का संग्रह नहीं है, यह विशिष्ट खामियों वाले जटिल लोगों का एक समूह है जो एक ऐसी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर होना सीख रहे हैं जिसे निर्भरता को घातक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भावनात्मक कीमत दिखती है। हर हस्तक्षेप कथानक बदलता है। हर बची हुई जिंदगी एक तरंग बनाती है जो टाइमलाइन को उपन्यास की स्थापित अनुक्रम से और दूर धकेल देती है। दोगजा का सबसे बड़ा लाभ
आगे क्या होगा इसका उसका ज्ञान हर उस व्यक्ति के साथ मिटता है जिसे वह बचाता है। वह संबंध के लिए निश्चितता का व्यापार कर रहा है, भावनात्मक लगाव के लिए रणनीतिक श्रेष्ठता का, अभूतपूर्व के जोखिम के लिए ज्ञात की सुरक्षा का। और वह यह व्यापार स्वेच्छा से करता है, क्योंकि 13 साल के पढ़ने ने उसे कुछ सिखाया जो उपन्यास के नायक ने कभी नहीं सीखा। कहानी का कोई मूल्य नहीं है अगर आप उसमें मौजूद लोगों की परवाह नहीं करते। शुरुआती सिनारियोस फिल्टर हैं, सरल जीवित रहने वाली घटनाएं जिन्हें सक्षम को अक्षम से अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर जैसे जैसे आर्क्स आगे बढ़ते हैं, सिनारियोस कुछ अधिक परिष्कृत में विकसित होते हैं, अधिक क्रूर डिजास्टर सिनारियोस, घटना स्तरीय चुनौतियां हैं जो पूरे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। ये राक्षसों को मारने या उद्देश्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है, ये चुनावों के बारे में है। विशिष्ट रूप से ये उस तरह के चुनावों के बारे में है जो उजागर करते हैं कि लोग वास्तव में कौन हैं जब सभ्यता के नियम अब लागू नहीं होते। डीमन किंग सिलेक्शन सिनारियो इनमें से पहला है। द स्टार स्ट्रीम एक बचे हुए व्यक्ति को डीमन किंग के रूप में नामित करता है, एक लक्ष्य जिसे मारने के लिए हर अन्य व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। डीमन किंग को मारने का इनाम विशाल है। डीमन किंग होने की सजा मृत्यु है जब तक कि आप सिनारियो के टाइमर के समाप्त होने तक न बच सकें। दोगजा यह सिनारियो जानता है। वह जानता है कि उपन्यास में यह कैसे चला था, कौन चुना गया, कौन बचा, कौन मरा, हताश जीवित रहने की होड़ में किसने किसे धोखा दिया। वह सबसे अच्छी रणनीति जानता है। वह यह भी जानता है कि सबसे अच्छी रणनीति, जैसे उपन्यास में निष्पादित हुई, ध्यान भटकाने के लिए कई लोगों के बलिदान की मांग करती थी। और यहां पहली बार दोगजा का ज्ञान सीधे उसकी अंतरात्मा से टकराता है। इस सिनारियो का उपन्यास संस्करण कुशल था। जुंगयुक ने इसे ठंडी सटीकता से प्रबंधित किया, उन लोगों के बीच स्वीकार्य हताहतों की अनुमति देते हुए जिन्हें वह आवश्यक नहीं मानता था, अपने नुकसान को कम करते हुए। कथा ने इसे व्यावहारिक के रूप में प्रस्तुत किया, आवश्यक के रूप में। एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की कीमत जो भावुकता को पुरस्कृत नहीं करती। दोगजा यह नहीं कर सकता। वह इन लोगों को जानता है। उसने इनके साथ हफ्ते बिताए हैं, इनके साथ लड़ते हुए, इनके साथ खाते हुए, इन्हें शोक मनाते, अनुकूलित होते और एक ऐसी दुनिया में हंसी के क्षण पाते देखते हुए जो समाप्त हो चुकी है। वे कथानक की दक्षता के लिए बलिदान किए जाने वाले कथा उपकरण नहीं हैं। वे लोग हैं तो वह सुधार करता है, वह उपन्यास के समाधान से विचलन करता है। वह एक वैकल्पिक रणनीति बनाता है जो अधिक व्यक्तिगत जोखिम की कीमत पर अधिक जीवन बचाती है, खुद को ऐसे खतरे में डालते हुए जिसे उपन्यास का नायक कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उपन्यास का नायक अपने आसपास के लोगों से उस तरह प्रेम नहीं करता था जैसे दोगजा करता है। रणनीति काम करती है, बमुश्किल ऐसी कीमतों के साथ जो असली और दर्दनाक हैं। लोग घायल होते हैं, भरोसा परखा जाता है। दोगजा ऐसे वादे करता है जिन्हें निभाने को लेकर वह आश्वस्त नहीं है, पर सब बच जाते हैं। और उपन्यास के कथानक से विचलन, दोगजा की करुणा का तितली प्रभाव टाइमलाइन को ऐसे क्षेत्र में भेजता है जिसकी उसके 13 सालों का पढ़ना भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बाद के डिजास्टर सिनारियोस उसी वृद्धि के पैटर्न का अनुसरण करते हैं। हर एक सिनारियो स्तरीय नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है। हर एक दोगजा को उपन्यास के सिद्ध समाधान और उसके अपने सुधारे गए विकल्प के बीच चुनने को मजबूर करता है। हर एक उसे उसके पूर्व ज्ञान का एक टुकड़ा खर्च करता है, क्योंकि टाइमलाइन उस पार्ट से और दूर भटकती है जिसे उसने याद किया था। तनाव असाधारण है। दोगजा राक्षसों से नहीं लड़ रहा है, वह स्वयं कथानक से लड़ रहा है। वह कथात्मक संरचना जो चाहती है कि नाटकीय प्रगति के लिए कुछ लोग मरें। वह एक पाठक है जिसने तय किया है कि कहानी गलत है, कि बलिदान आवश्यक नहीं थे, कि घटनाओं का एक बेहतर संस्करण संभव है अगर कोई इतनी परवाह करे कि उसे ढूंढ निकाले। द कॉन्स्टेलेशंस इसे पसंद करते हैं। एक श्रोता एक आदमी को रियल टाइम में कहानी फिर से लिखते देख रहा है। यह द स्टार स्ट्रीम में सबसे आकर्षक प्रदर्शन है। कॉइन्स बरसते हैं, स्पॉन्सरशिप के प्रस्ताव गुणा होते हैं। देवता उस मनुष्य से नजर नहीं हटा सकते जो उनके मनोरंजन को संपादन योग्य कहानी के रूप में देखता है। पर दोगजा के लिए कीमत असली है। हर विचलन उसे थका देता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि संज्ञानात्मक रूप से। वह वास्तविकता के 2 संस्करण समानांतर चला रहा है। उपन्यास का संस्करण जो उसे बताता है कि क्या होना चाहिए, और असली संस्करण जो उसके परिवर्तनों को दर्शाता है। दोनों को एक साथ अपने मन में रखना, गणना करना,
कि वे कहां भटकते हैं और कहां अभी भी संरेखित हैं। भविष्यवाणी करना कि कथानक के कौन से तत्व उसके हस्तक्षेप के बावजूद टिकेंगे और कौन से पहले ही अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुके हैं। यह मानसिक श्रम का एक रूप है जो उपन्यास के नायक को कभी नहीं करना पड़ा। जुंग ह्युक ने घटनाओं को जिया। दोगजा उन्हें रियल टाइम में एक पाठ के विरुद्ध तुलना कर रहा है, जबकि जिन लोगों की वह परवाह करता है वे उसके विश्लेषण की सटीकता पर निर्भर हैं। मध्य आर्क्स तक किम दोगजा और यू जुंग ह्युक के बीच की गतिशीलता कहानी का केंद्रीय रिश्ता बन गई है। रोमांटिक नहीं, रोमांस से अधिक मौलिक। यह एक पाठक और उस किरदार के बीच का रिश्ता है जिसकी उसने 13 साल परवाह की, अब एक ही स्थान में मौजूद रहने को मजबूर। जुंग ह्युक का रिग्रेशन तंत्र बढ़ती हुई केंद्रीयता का हो जाता है। रिग्रेसर इन सिनारियों से पहले गुजर चुका है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार। हर रिग्रेशन उसे संचित ज्ञान और संचित आघात के साथ शुरुआत में वापस ले जाती है। उसने लोगों को हर संभव विन्यास में मरते देखा है। उसने हर गठबंधन, हर रणनीति, दुनिया को बचाने के हर कल्पनीय दृष्टिकोण को आजमाया है और वह विफल हुआ है हर बार। जो उपन्यास दोगजा ने पढ़ा वह उन विफलताओं का रिकॉर्ड था। सैकड़ों रिग्रेशंस, हर एक ऐसी दुनिया में समाप्त जिसे बचाया नहीं जा सकता था। यह संदर्भ जुंग ह्युक को एक ठंडे नायक से कुछ अनंत रूप से उदास में बदल देता है। उसकी भावनात्मक अनासक्ति व्यक्तित्व नहीं है, यह घाव ऊतक है। उसने लोगों की परवाह करना बंद कर दिया क्योंकि उन लोगों की परवाह करना जो मरने वाले हैं, जिन्हें वह पहले से कई बार कई जीवन कालों में मरते देख चुका है, आत्मविनाश का एक रूप है जिसे एक रिग्रेसर भी कायम नहीं रख सकता। दोगजा यह उपन्यास से जानता था। उसने वे अध्याय पढ़े जहां जुंग ह्युक के आंतरिक एकालाप ने संचित दुख के भार को उजागर किया। वह बौद्धिक रूप से समझता था कि नायक की ठंडक कई जीवन कालों के नुकसान से बनी एक रक्षात्मक तंत्र थी, पर बौद्धिक रूप से समझना और उस आदमी के बगल में खड़ा होना अलग चीजें हैं। जुंग ह्युक दोगजा को संदेह से देखता है क्योंकि दोगजा बहुत अधिक जानता है, पर संदेह के नीचे कुछ और है, एक भ्रम जो पहचान की सीमा पर है। दोगजा जुंग ह्युक के साथ हथियार, खतरे या रणनीतिक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करता है। वह उस मनुष्यता को संबोधित करता है जिसे जुंग ह्युक ने रिग्रेशंस भर दफन करने में बिताया। वह उन क्षणों और प्रेरणाओं का संदर्भ देता है जिन्हें जुंग ह्युक ने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया, क्योंकि कोई वहां नहीं था उन निजी क्षणों में सिवाय उस लेखक के जिसने उन्हें लिखा और उस पाठक के जिसने उन्हें पढ़ा। जुंग ह्युक के लिए यह गहरा परेशान करने वाला है। दोगजा के लिए यह कल्पना और वास्तविकता का टकराव है, वह क्षण जहां वह किरदार जिसे उसने पन्ने पर प्रेम किया एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसका दर्द वह देख सकता है और जिससे वह नजर नहीं हटा सकता। कहानी उनके रिश्ते को असाधारण धैर्य के साथ बनाती है। वे झगड़ते हैं, वे रणनीतिक रूप से टकराते हैं। दोगजा की सुधारात्मक करुणा बनाम जुंग ह्युक की ऑप्टिमाइज्ड निर्ममता। वे एक दूसरे को ऐसे क्षणों में बचाते हैं जहां एक दूसरे को बचाने के लिए सामरिक लाभ का बलिदान चाहिए। धीरे धीरे, अनिच्छा से, संचित साक्ष्य के माध्यम से, जिसे उनमें से कोई भी नकार नहीं सकता, वे भरोसा करना शुरू करते हैं। सरल अर्थ में भरोसा नहीं, गहरे अर्थ में भरोसा, उस तरह का भरोसा जो स्वीकार करता है कि दूसरा व्यक्ति आपको स्पष्ट रूप से देखता है, आपके पूरे को देखता है और फिर भी आपके बगल में खड़े होने का चुनाव करता है। जुंग ह्युक को कभी देखा नहीं गया, उसके सभी रिग्रेशंस भर नहीं, किसी के द्वारा नहीं। उससे डर लगा है, उसका सम्मान हुआ है, उसका उपयोग हुआ है, उसका विरोध हुआ है, पर कभी देखा नहीं गया, कभी समझा नहीं गया। रिग्रेसर की एकाकीपन निरपेक्ष है, इसलिए नहीं कि उसके आसपास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई बना नहीं रहता। हर वह व्यक्ति जिसे जुंग ह्युक ने कभी जाना रीसेट हो गया है, हर रिश्ता मिटा दिया गया है, संबंध का हर क्षण अगली रिग्रेशन द्वारा अधिलेखित कर दिया गया है। वह एक स्थायी वर्तमान काल में मौजूद है, ऐसे लोगों से घिरा हुआ जो उसे हर जीवन में पहली बार मिलते हैं, जबकि वह उनके हर संस्करण की संचित स्मृति ढोता है जिसे उसने मरते देखा है। दोगजा ने उसे हमेशा देखा है। 13 साल एक स्क्रीन के दूसरी तरफ से उसने यू जुंग ह्युक को दुनिया में किसी से अधिक स्पष्ट रूप से देखा, और अब कहानी के अंदर खड़े होकर वह उसे अभी भी देखता है। इस रिश्ते का भावनात्मक भार वह है
जो ओआरवी को एक बहुत अच्छे जीवित रहने वाले मैनहवा से माध्यम के परिभाषित कार्यों में से एक में बदल देता है। यह शक्ति के बारे में नहीं है, यह सिस्टम्स या सिनेरियोज या कॉन्स्टलेशंस के बारे में नहीं है। यह दो गहरे एकाकी लोगों के बारे में है जो प्रलय में वह संबंध पाते हैं जो उनमें से कोई भी दुनिया के समाप्त होने से पहले की दुनिया में नहीं पा सका था। 100वें अध्याय तक किम दोगजा अब वह आदमी नहीं है जो वह था। वह शांत ऑफिस कर्मचारी जो उपन्यास के अध्यायों से भरे एक फोन के सिवाय कुछ नहीं लेकर एक सबवे ट्रेन पर चढ़ा था। एक नेता, एक रणनीतिकार, एक ऐसी आकृति बन गया है जिसे द कॉन्स्टलेशंस मोहित ध्यान से देखते हैं। उसकी पार्टी, वे लोग जिन्हें उसने बचाने का चुनाव किया, वे किरदार जिन्हें उसने कथानक त्यागने नहीं देने पर अड़ा, उसके साथ एक ऐसी वफादारी से लड़ती है जो उपन्यास की मूल कथा ने कभी नहीं उत्पन्न की। पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आंतरिक है। दोगजा ने इस कहानी को एक पाठक के रूप में शुरू किया, एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक ऐसा आदमी जिसका दुनिया से पूरा रिश्ता पाठ के माध्यम से था। वह उनके बारे में पढ़कर चीजें समझता था। वह किरदारों को अनुभव करते देखकर भावनाओं को संसाधित करता था। वह जीता था हर सार्थक अर्थ में, वास्तविकता से एक दूरी पर। प्रलय ने वह दूरी छील दी। वह ली जीहिए की बहादुरी के बारे में नहीं पढ़ सकता। उसे देखना है, उसके बगल में खड़ा होना है जबकि वह लड़ती है। उस डर को देखना है जिसे वह दिखाने से इनकार करती है। समझना है कि उसका साहस एक कथा उपकरण नहीं है बल्कि एक चुनाव है जो वह हर क्षण में करती है। वह जुंग हिवोन की वृद्धि के बारे में नहीं पढ़ सकता। उसे उसमें भाग लेना है, उसके साथ प्रशिक्षण लेना है, कॉम्बैट में उस पर भरोसा करना है, स्वीकार करना है कि वह जो व्यक्ति बन रही है वह व्यक्ति नहीं है जिसका उपन्यास ने वर्णन किया, क्योंकि उसकी उपस्थिति ने उसकी कहानी बदली है। वह यू जुंग ह्यूक के दर्द के बारे में नहीं पढ़ सकता। उसे देखना है, एक ऐसे आदमी के सामने बैठना है जो सैकड़ों बार मरा है और उस कीमत के साक्ष्य से नजर नहीं हटानी है। पाठक एक भागीदार बन जाता है, श्रोता एक किरदार बन जाता है, और वह ज्ञान जो कभी सर्वज्ञता जैसा महसूस होता था, किसी ऐसे व्यक्ति की देव समान निश्चितता जिसने अंत पड़ा है, कुछ बिल्कुल अलग जैसा महसूस होने लगता है। एक बोझ, एक सीमा, अध्यायों और कथानक बिंदुओं से बना एक पिंजरा जिसे असली दुनिया ने पार कर लिया है। क्योंकि वह कहानी जो दोगजा जी रहा है अब वह कहानी नहीं है जो उसने पढ़ी। उसके हस्तक्षेपों, उसके रिश्तों, उपन्यास के बलिदानों को स्वीकार करने से उसके इनकार ने यह सब टाइमलाइन को अनचाहे क्षेत्र में धकेल दिया है। उपन्यास उसे नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा। 13 सालों में पहली बार किम दोगजा नहीं जानता कि आगे क्या आता है, और 13 सालों में पहली बार वह जिंदा है। जीवन के बारे में पढ़ नहीं रहा, उसे जी रहा है। एक दृश्य है, मैं उसकी विशिष्टताएं खराब नहीं करूंगा क्योंकि प्रभाव वहां बिना खराब हुए पहुंचने पर निर्भर है। जहां दोगजा अपने आसपास के लोगों को देखता है और महसूस करता है कि वह अब उनकी कहानी नहीं पढ़ रहा है, वह उनकी कहानी में है, वे उसकी कहानी में है। पाठक और किरदार के बीच की सीमा उस आदमी जो बाहर से देखता था और उस आदमी जो उनके साथ लहूलुहान होता है के बीच की सीमा भंग हो गई है। और यह विघटन विजयी नहीं है, यह भयावह है, क्योंकि एक पाठक किताब बंद कर सकता है, एक किरदार नहीं कर सकता। मस्तिष्क से भावनात्मक में संक्रमण ओआरवी के पहले 100 अध्यायों की परिभाषित उपलब्धि है। यह एक बौद्धिक अभ्यास के रूप में शुरू होता है। एक अद्वितीय लाभ वाला पाठक एक सिस्टम संचालित प्रलय को नेविगेट कर रहा है। यह कुछ गहरे मानवीय के रूप में समाप्त होता है। एक आदमी सीख रहा है कि एक कहानी जानना उसे जीने जैसा नहीं है, और यह कि लोगों की परवाह करने की उलझनदार, दर्दनाक, अप्रत्याशित वास्तविकता दुनिया के सारे पूर्व ज्ञान से अधिक मूल्यवान है। यह पार्ट 1 है, पहले 100 अध्याय। नींव, ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, जोंजिजोक दोगजा सिजम वेबटून पर उपलब्ध है, स्लीपी सी और रेडिसी स्टूडियो द्वारा नियमित रूप से अपडेट होने वाले मैनहुआ के साथ। सिंग एंड सॉन्ग का उपन्यास 551 अध्यायों पर पूरा है। मैंने आज जो कवर किया है वह एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो वृद्धि करना नहीं रोकती। द कॉन्स्टलेशन की राजनीतिपूर्ण स्तरीय ब्रह्मांडीय युद्ध में गहरी होती है। सिनारियोस जीवित रहने की चुनौतियों से अस्तित्वगत संकटों में विकसित होते हैं। मेटाटेक्सचुअल वास्तुकला कहानियों के बारे में कहानी एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती है जो पाठक शब्द के अर्थ को फिर से परिभाषित करती है। और किम दोगजा और यू जुंग ह्यूक के बीच का रिश्ता
पूरे माध्यम की सबसे भावनात्मक रूप से विनाशकारी साझेदारियों में से एक बन जाता है। इस संकलन का पार्ट 2 मध्य और बाद के आर्क्स को कवर करते हुए आ रहा है, और मैं आपको अभी पूर्ण विश्वास के साथ बताऊंगा। आगे जो आता है वह सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया एक प्रस्तावना जैसा दिखाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे और आप और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप इसके हकदार हैं। मन हुआ रिकैप वॉल्ट शैली की सबसे आकर्षक कहानियां कवर करता है, और ORV वह कारण है जिसकी वजह से यह चैनल मौजूद है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।